वेलकम टू एनसीईआरटी कॉर्नर। मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर जो सेल पढ़ा रही थी उसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी। तो उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो सेल की डिस्कवरी जिसने की थी वो थे रॉबर्ट हुक। तो जो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, वो कैसा था, डेड सेल था। और फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, वो था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो चलिए अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ। तो हम लोगों को इसमें देखना है कि सेल किससे बना हुआ है, सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वी सॉ अबव दैट द सेल एज अ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो हम लोगों ने पहले देखा है कि सेल में कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, सेल की बाहर एक कवरिंग होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, वो कवरिंग को क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। तो सेल की है इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, सेल की है इसीलिए क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। तो ये क्या है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि सेपरेट करती है सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से सेल को सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन अगर पूछा जाए तो क्या है, ये परमिट कर रही है, ये परमिशन देती है जिन चीज़ों की सेल में रिक्वायरमेंट है उनको ही अंदर आने की परमिशन देती है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स। और जिनको ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की उनको भी बचाने का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है। हैंस द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम लोग इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सिलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड चीज़ों की परमिशन दे रही है ये मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। तो कैसे सब चीज़ें अंदर जा रही बाहर जा रही, तो उसकी मेन क्या है, प्रोसेस डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो सब्सटेंसेस है उनका इन एंड आउट मूवमेंट हो। तो सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो सेल में जो भी चीज़ें बाहर अंदर जा रही हैं वो किसकी वजह से जा रही हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस की वजह से जा रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। तो ये क्या होता है, एक टाइप का मूवमेंट होता है जिसमें सब्सटेंस मूव करते हैं हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसेंट। तो हायर कंसनट्रेशन से लेके लोअर कंसनट्रेशन में वो जाते हैं, हाई से लो कंसनट्रेशन में जाते हैं। उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। समटाइम्स समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज सेलुलर वेट्स एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सीडेड आउट बाय द सेल एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसनट्रेशन। तो क्या होता है, जैसे कि अगर प्रोसेस को समझना है तो सेल के अंदर CO2 है, तो CO2 अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेल जो CO2 जो है उसका बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होगा। बाहर इन्वायरमेंट में CO2 कम होगी, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में वो निकल जाएगी। और CO2 जो है वो सेल के लिए एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो उसके लिए वेस्ट है, सेल में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्या करेगी, CO2 को उसको बाहर निकालना है, क्योंकि उसका कंसनट्रेशन सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है, बाहर आउटसाइड में CO2 का कंसनट्रेशन कम है, इसलिए सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वाटर जो है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो वाटर अगर इस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस इन वाटर। तो इस जो वाटर का मूवमेंट है वो उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस डिजॉल्व है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। अब अगर ऑस्मोसिस पूछा जाए तो ऑस्मोसिस क्या होती है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव करना बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव करना। सेमी परमिएबल मतलब वही जो हम लोगों ने बताया था कि कुछ चीज़ें जाएंगी बाहर, जो जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वही चीज़ें बाहर जाएंगी, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। तो डिफ्यूज़न क्या, हाई कंसनट्रेशन से सीधा लो कंसनट्रेशन में जाना, वो डिफ्यूज़न है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जा रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का डिफरेंस हो गया।
व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो अगर हम लोग जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उसको अगर हम शुगर और सॉल्ट के सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा। तो सब 3 कंडीशन उसमें बनती है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि जो सेल है उससे बाहर वाला जो उसका मीडियम है, एक्सटर्नल मीडियम है, उसमें अगर पानी ज़्यादा है, H2O का कंसनट्रेशन हाई है, ठीक है, तो क्या करेगा, सेल जो वाटर है वो सेल के अंदर मूव करने लगेगा, ठीक है। सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। मतलब क्या कि अगर वाटर का कंसनट्रेशन सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो जो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में वाटर मूव करता है तो जो वाटर होगा वो सेल के अंदर जाने लगे क्योंकि वहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन वाटर की कम है, और इस कंडीशन को हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result is that water enters the cell. तो क्या होगा, पानी जो है वो अंदर जाने लगेगा और सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसनट्रेशन, और जो सेल का वाटर कंसनट्रेशन और बाहर का कंसनट्रेशन सेम है तो जो वाटर है ना वो बाहर मूव करेगा, ना सेल से बाहर आएगा ना इससे बाहर अंदर जाएगा, ठीक है। वो सेम कंडीशन बनी रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे, ठीक है, आइसोटोनिक बोलेंगे। तो सेम के लिए हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। तो सेल वैसी की वैसी बनी रहेगी, उसका कोई साइज में डिफरेंस नहीं होगा। इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, अब क्या होगा, सेल में वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाले में वाटर कंसनट्रेशन कम है, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लो है और सेल में ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल में ज़्यादा है तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव करेगा, तो जो सेल होगी वो कैसी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। चलिए हम लोग तीनों कंडीशन को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक बीकर बनाएंगे, उसमें एक सेल रखेंगे, इसमें जो बाहर है उसमें वाटर का कंसनट्रेशन, H2O का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। एक ऐसा होगा कंडीशन जिसमें H2O का कंसनट्रेशन सेम रहेगा। फिर तीसरी जो कंडीशन होगी उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों वर्ड हैं, जो बाहर एक्सटर्नल में जो है वो वाटर कंसनट्रेशन लो होगा, ठीक है। तो तीनों लो होंगी, तो एक में क्या है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एक में क्या है, सेम है, एक में कंसनट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो वाटर है उसकी कम है। तो जब कंसनट्रेशन बाहर की ज़्यादा है तो क्या होगा, वो पानी जो है वो अंदर जाने लगेगा। क्यों, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में वाटर मूव करता है, हाई से लो में मूव करता है। तो बाहर ज़्यादा है तो अंदर जाएगा तो सेल कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी और मोटी हो जाएगी, उसका साइज बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कंडीशन बोलेंगे। जब उसमें वाटर की कंडीशन सेम होगी, अंदर भी सेम होगा बाहर भी सेम होगा, तो कैसी बनेगी कंडीशन, आइसोटोनिक बनेगी, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन में वाटर जो सेल का वाटर जो है वो ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है बाहर, तो क्या होगा, सेल से पानी बाहर आने लगेगा और सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि उसका पानी जो है वो बाहर आ चुका है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, ठीक है। तो आइसो एंड हाइपर तीनों बहुत ही ज़रूरी हैं, इसको बहुत याद करना है। Thus osmosis is स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस क्या एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, बट उसमें सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की थ्रू होता है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है और जो बहुत सारे प्लांट सेल्स हैं वो किसकी थ्रू पानी लेती है, ऑस्मोसिस की थ्रू लेती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो वाटर जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जो पानी लेती है वो भी किससे लेती है, ऑस्मोसिस से लेती है। डिफ्यूज़न इज़ इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और डिफ्यूज़न कब ज़रूरी होता है, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेज के लिए ज़रूरी होता है, और वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, ठीक है।
इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो obtain न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, और सेल अपना न्यूट्रिशन भी इन्वायरमेंट से इसी प्रकार लेते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो जो भी मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस फॉर्म में, ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मूवेबल होती है, और बनी किससे होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम लोगों का इसका स्ट्रक्चर देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम एक्सटर्नल। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर से फूड को इनगल्फ कर सकती है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जो कि किस में होती है, अमीबा में होती है। अमीबा में आप लोगों ने देखा होगा न्यूट्रिशन फूड इससे होता है, फॉल्स फीट यानी सीडोपीडिया के थ्रू होता है। तो जो भी चीज़ उनके आसपास आती है उसको इनगल्फ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे सेल वॉल। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का, ये यानी कि इसमें प्रेजेंट होगी, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी। इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन देयर हैव रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, रिजिड टाइट कवरिंग होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो हाँ, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी चीज़ किससे बनी है। ठीक है, सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो सेलुलोज क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट में। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट। तो अगर लिविंग प्लांट सेल जो होगा वो पानी लूज करेगा तो क्या होगा, उसमें जो प्लांट है वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो जो प्लांट है उसने पानी जो निकाल दिया वो ऑस्मोसिस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। तो सेल वॉल क्या कर रही है, परमिट कर रही है प्लांट और बैक्टीरिया, क्योंकि जो उसमें हाइपोटोनिक कंडीशन बनती है, जब एकदम से पानी उसके अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, फूलने लगता है वो, तो वो बस्ट ना हो जाए इसलिए उसको हेल्प करती है बस्ट ना हो सके। इन सच मीडिया द सेल टेंड्स टू मेक अ वाटर बाय ऑस्मोसिस, द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर। तो क्या होता है कि जब पानी, जैसे कि सेल है उसके अंदर पानी जा रहा है तो क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी और उसका स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, कभी फट जाएगी, फटने लगेगी। तो वो क्या करती है, सेल प्रेशर लगाएगी बाहर की तरफ, और जो सेल वॉल होगी वो अंदर प्रेशर लगाएगी ताकि वो बर्स्ट ना कर सके। ठीक है, ताकि वो बर्स्ट ना कर सके। तो इधर से इधर प्रेशर लग रहा है और सेल वॉल अपना प्रेशर लगा रही है। पानी की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगा रही है और सेल वॉल अंदर प्रेशर लगा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सेल बर्स्टिंग की कंडीशन नहीं होती है। हेलो, अब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस अनदर सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, जैसे तो आप लोगों ने देखा होगा सेल के डायग्राम में, इसमें बीच में हम लोग ऐसा डॉट सा बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस क्या करता है, मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस पूरी सेल की जो भी फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करा, उसी तरीके से सेल की
जो फंक्शनिंग है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल गेट कलर डिफरेंटली। तो चलिए हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर कवरिंग होती है, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे सेल की कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। ठीक, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स। तो कैसी होती है? डबल लेयर होती है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो इसमें यहाँ पे पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? मटेरियल्स का एक्सचेंजमेंट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, जैसे कि ये सेल है, इसमें ही ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये पोर्स बन गए, तो ये लेयर को कवरिंग को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पोर्स को बोलेंगे न्यूक्लियोपोर। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो वो कैसे दिखते हैं? रॉड की जैसे दिखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो क्रोमोसोम में क्या होता है? जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स आते हैं, इनहेरिट करते हैं, वो कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में हमारे पेरेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमोसोम के पास कलेक्टेड होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम में डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इन्फॉर्मेशन, डीएनए के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट होना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन होना है सेल का। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो जो जीन्स का जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं जीन्स। तो जीन्स ही जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हमारे में इनहेरिट होते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग द डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल। तो जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो वो क्रोमैटिन मटीरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटीरियल इज विजिबल एज इंटैंगल्ड मासेज ऑफ थ्रेड्स। तो क्रोमैटिन मटीरियल ऐसे इंटैंगल्ड थ्रेड की फॉर्म में हमको दिखते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosome। तो जो ये थ्रेड्स हैं ये क्या हो जाते हैं? वो जब भी सेल को डिवाइड होना होता है तो वो क्रोमोसोम की शेप्स में, क्रोमोसोम की शेप्स एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, उस फॉर्म में वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जब उनको डिवीजन चाहिए, नहीं तो वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं थ्रेड लाइक। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, द न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है? सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, ताकि नई सेल्स बन सकें। इट इज़ ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट विल इट एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग। तो सारी जो प्रोसेस जैसे जो भी फंक्शनिंग होनी है सेल में वो कौन डायरेक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल में बी पुअरली डिफाइंड। तो बैक्टीरियाज में क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, वो ऐसे ही जिनका जेनेटिक मटीरियल है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है सेल में। ये बैक्टीरिया और जो उनका जो जेनेटिक मटीरियल है वो ऐसे ही सेल में पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियर रीजन उनका नहीं है। और अगर इन कंपैरिजन करें ह्यूमन बींग्स की सेल से, एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, तो उनका जो होता है उनमें पूरी तरीके से जो जेनेटिक मटीरियल है वो डिफाइंड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो जैसी जेनेटिक मटीरियल ऐसी पड़ा हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि न्यूक्लॉइड क्या होता है। तो न्यूक्लॉइड वो जो अनडिफाइंड न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में, वही क्या होता है? न्यूक्लॉइड होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था। तो प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स में यही डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियक जो जेनेटिक मटीरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ, उसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक, और यूकैरियोट में जो जेनेटिक मटीरियल उसका प्रॉपर पूरा डिफाइंड स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट मीन्स होता है प्रिमिटिव, मतलब पहले, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, जो पहले का न्यूक्लियस था जो ऐसा ही बना हुआ था उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स। और जिनमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको बोलते हैं यूकैरियोट्स।
तो प्रोकैरियोट सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें और भी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली हैं, जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, वो नहीं प्रेजेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच ऑर्गेनलीज ऑल्सो परफॉर्म बाय पुअरली ऑर्गेनाइज पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उन्हीं के जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म है जो भरा हुआ, जो फिल्ड है, ये न्यूक्लियस है। The chlorophyll in the photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle but not with plastid as in eukaryotic cell। तो जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो ऐसे ही उसमें बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और जबकि यूकैरियोट्स में प्लास्टिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सेल वॉल बनी हुई है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसी तरीके से पड़ा है, इसमें कोई वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है। तो ये इसलिए इसका ये न्यूक्लियोइड है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है।